यहाँ देखो, तो अभी आप पढ़ने वाले हो फंक्शन के लिए। फंक्शन में क्या है कि जो फंक्शन होता है, अगर हमारे पास दो सेट है, इसके पहले जैसे आपने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन और फंक्शन में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो आप कह सकते हो कि कोई फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जैसे रिलेशन के लिए था कि फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अगर ए एंड बी आर द टू सेट्स। अगर मैं बात करता हूं कि इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी एग्जिस्ट, मतलब ये दो चीजें जो है, अगर आप कह सकते हैं कि फॉर इफ इच, या फिर आप कहो कि फॉर इच ए इज द एलिमेंट ऑफ ए exist, b is the element of b, so a comma b is the element of f। जैसे ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन था, वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर में आपका फंक्शन मिलेगा। यहां पे सिंपल सी बात की जाए तो ये आपका इनपुट होगा और ये आपका आउटपुट होगा। फर्स्ट वन इज इनपुट एंड सेकंड वन इज द आउटपुट, ठीक है। और सेम सिनारियो है कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि उसके पहले था हमारे पास रिलेशन में ट्रांजिटिव के लिए पढ़ा था ना, तो अगर कुछ ऐसा यहां पे है कि ए एंड बी एलिमेंट है एफ का, एंड अब यहां ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग है, ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ एफ एंड ए एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ एफ। तो देखो पहले कहानी समझते हैं, इसका क्या कहने का चाहता है ये कि ए इनपुट देने पे बी आउटपुट मिला आपको फंक्शन के थ्रू, ए इनपुट देने पे सी आउटपुट मिला फंक्शन के थ्रू। तो इसका सिंपल सा मतलब है, मतलब इट इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में? हाँ। तो फंक्शन का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बताओगे? क्या लिखो? लिख लो। 10 ए नॉन वाइड, नॉन वाइड का मतलब क्या होता है, मतलब नॉन एम्प्टी, है ना। नॉन वाइड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is a function from A to B if each element of A appear in some ordered pair in F, F क्या है आपका फंक्शन है, ठीक है, एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर have same first एलिमेंट। क्या कहना चाहता है ये
कि अगर आपके पास सेट ए है, सेट बी है, और ये आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन को मैप के नाम से भी जाना जाता है जी, ठीक है, तो मैप भी बोल सकते हो, चलेगा। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर ए से बी में फंक्शन के थ्रू जो है रिलेशन दिखाया जा रहा है, एक्स इनपुट देने पे आपको 1 मिला, वाई इनपुट देने पे भी 1 मिला, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड इनपुट देने पे 3 मिला, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेड इनपुट देने पे ही आपको 2 भी मिल जाए। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप कह सकते हो कि x कॉमा 1, फिर आपके पास यहां मिला y कॉमा 1 और z कॉमा 3, ये आपके पास फंक्शन के एलिमेंट है। समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट पोजीशन है ये वाला दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होता है तो ये फॉलो होना चाहिए क्या, कि दोनों के सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है मेन फंक्शन का मतलब, कि एक इनपुट देने पे, यानी कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो सबके लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट मिलेंगे। किसी दो मतलब आप कह सकते हो कि एक इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते, कोई एक ही आउटपुट होगा, ठीक है ना। जैसे x के लिए आपने आपका आउटपुट मिला 1, तो ऐसा नहीं होगा कि x के लिए 2 भी आउटपुट मिले या x के लिए 3 भी आउटपुट मिले। आउटपुट आपको क्या मिलेगा? सिंगल मिलेगा, यूनिक मिलेगा, ठीक है ना। फंक्शन को एक कुछ इस तरीके से समझ लो आप, ये एक सेट है आपके पास, सेट ए, और एक सेट बी है, तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इन दोनों का रिलेशन बताता है। यानी कि फंक्शन आप कुछ भी कह सकते हो, लाइक एक्स स्क्वायर मैंने बोल दिया मान लो, तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन होगा यहां पे। अब जैसे देखो, मैंने यहां पे 1 इनपुट दिया, मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल आउटपुट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो मैंने ये किया, ठीक है। अब यहां पे 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? 4, ये आएगा ना। 3 स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 9, चलो हम 9 भी लिख लेते हैं। सेम थिंग अगर मैंने यहां पे -1 -2 और -3 कर दिया तो हमें मिलेगा, ये होगा ना, -2 के लिए +4 और -3 के लिए भी +9, ये मिलेगा। लेकिन इनमें किसी भी इनपुट के लिए दो आउटपुट है क्या? मतलब केवल मैंने 2 पुट अप किया था और आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए? तो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए दो, मतलब दो अलग अलग वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ऐसा तो कहीं नहीं है ना। बस समझ में आ रही है? यहाँ पे एक मैंने 4 भी रखा है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि जो भी हमारे पास इनपुट्स है, चाहे मल्टीपल इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट नहीं आने चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं और, तो इसमें आता है हमारे पास एक डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन वो वैल्यू होती है जो फंक्शन में एज ए इनपुट दी जा सकती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी वैल्यू भी है जिसे हम इनपुट नहीं दे सकते। अगर हम रियल वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पे हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डोमेन वो नंबर है
जो हम एज ए इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या क्या है आपके पास, तो यहाँ डोमेन है 1 2 3 -1 -2 और 3, ये आपके पास डोमेन है। 4 भी है लेकिन 4 का कोई आउटपुट नहीं है, इसलिए वो डोमेन नहीं होगा। अरे बात समझ में? हाँ भैया। उसके बाद रेंज है आपके पास। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब आउटपुट, पार्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट क्या क्या है हमारे पास, तो 1 4 9, ये आपके पास रेंज है। रेंज वो वैल्यू है जो केवल आउटपुट में आ रही है, बाकी सारी वैल्यू को हमें नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जो सारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोडोमेन होती है। ये क्या होती है, कोडोमेन, यानी कि 1 और सो ऑन 9 तक की जो वैल्यू है वो है आपके पास कोडोमेन। इसको हम इमेज के नाम से भी जानते हैं, और सॉरी प्री इमेज, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, प्री इमेज होगा, और ये क्या होगा, इमेज। कौन सा, ये सारा का सारा नहीं, जो आउटपुट्स आ रहे हैं केवल उनके लिए, केवल जो आउटपुट यानी केवल जो रेंज आ रहा है ना उनके लिए। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 इज द इमेज ऑफ 1, 4 इज द इमेज ऑफ 2, या फिर 4 इज द इमेज ऑफ -2। और रिवर्स में अगर आपको बोलना चाहे तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि -2 इज द प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भैया। फंक्शन को ऐसे भी दिखाया जाता है, और आप फंक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, fx = x², ठीक है। ये बस डिनोट किया जाता है कि इसमें इनपुट का वेरिएबल हम क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। ग्राफ ऑफ फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया गया हो और मैं पूछता हूँ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है। इसके पहले जैसे आपने किया था वही सारी चीजें हैं, ठीक है। बस यहाँ पे नाम आपको दे दिया गया है फंक्शन का, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्राफ ऑफ फंक्शन होता है, आप जनरली कोई भी इक्वेशन होता है तो आप ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स चाहिए, चाहिए ना। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ में आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे x, y, ठीक है, विच सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, कि y = fx, y = fx, यानी जो आउटपुट है शुड बी इक्वल टू fx, और वेयर x इज द इनपुट। हरी बात समझ में? तो आप कह सकते हैं कि फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसको नीचे लिख देता हूं कि फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन या फिर f। आई बात समझ में? ठीक है, होता है ग्राफ ऑफ फंक्शन, मतलब ग्राफ फंक्शन, ग्राफ किसी फंक्शन का निकालने के लिए जो हमारे पास ये फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो सारी इनपुट हम एक एक करके देंगे, और आउटपुट जो जो आएगा उसके बेस पे कोऑर्डिनेट्स निकलेगा हमारा, यानी इनपुट एंड आउटपुट, उनके कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में? हाँ भैया। अब देखो, अब ग्राफ बनाना अगर तुमने सीख लिया है थोड़ा बहुत, ग्राफ तो हम बनाएंगे, वैसे मल्टीपल बहुत सारे फंक्शंस है उसके ग्राफ को हम बनाएंगे, लेकिन से पहले क्या है कि ग्राफ को देखते हुए कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन जो है या कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन का है या नहीं है। मतलब ग्राफ को ही देखते हुए डायरेक्टली हमें बताना है कि वो ग्राफ जो है फंक्शन का है या फंक्शन का ग्राफ नहीं है वो। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस एक बार समझो इसको कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या करता है। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस हो गया है ना, और मान लो ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये किसी फंक्शन का हो सकता है या फंक्शन का नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे जगह पे लाइन को ड्रॉ करना है
वर्टिकली, वर्टिकली ऐसे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है और ये एज्यूम करते हुए ड्रॉ करना है कि वहां पे ये ग्राफ को वो मैक्सिमम टाइम टच करे, ग्राफ को क्या करे, मैक्सिमम टाइम टच करे, वो देखते हुए हमें ड्रॉ करना है। वो हमारी आजादी है, हम कहाँ कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहां मैक्सिमम टाइम टच करे, एक बार से ज्यादा टच करने वाला है नहीं, है ना, तो कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये जो ये लाइन है, यही है आपका वर्टिकल लाइन जिसकी टेस्टिंग की बात की जा रही है। और इसने बस आपको ये देखना है कि ये कितनी बार जो लाइन है या जो ग्राफ है उसको कितनी बार वो क्रॉस कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ 1 टाइम क्रॉस कर रहा है ना। तो जब वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक ही बार टच करे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन अगर ये वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को 2 बार कट करे तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना, और वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दो, तो क्या मिला आपको, एक क्रॉस यहां मिला है और एक यहां मिला है। तो ये 2 जगहों पे उसे कट कर रहा है ना, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। बहुत सिंपल तरीका है समझने का, ये देखो आपको पता है कि x इज द इनपुट, x क्या है, इनपुट, और जो ग्राफ बनाते हो आप, उस ग्राफ में क्या होता है, x और y का कॉम्बिनेशन ही तो होता है, यानी कोऑर्डिनेट्स भी यही तो होते हैं। तो इस x इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिला होगा, तो आउटपुट यहां मिला होगा, यानी y मिला होगा। अब यहां देखो कि यहां पे इनपुट क्या है, तो यहां मान लो हमने x माना इनपुट है। अब इस पार्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट आपको यहां भी मिल रहा है और आउटपुट यहां भी मिल रहा है, जबकि हमने पहले ही बोला था कि किसी एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कि एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट्स हैं। बात समझ में आई। इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या कि ये ग्राफ जो होगा वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। बात समझ में आ गई। जैसे कुछ और भी हमारे पास ग्राफ आप यूज कर लो, जैसे मान लो ये है, इसमें भी यहां लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसने 2 बार टच उसको जो है क्रॉस किया है। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, या 2 बार क्रॉस किया ना, यहाँ पे एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल गया आपको। हाँ जी, वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ में आया कि क्या है। आ गया। अब हमें जो है कुछ पार्टिकुलर रियल वैल्यूड फंक्शन है, सम रियल वैल्यू फंक्शन, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देयर मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, तो काइंड्स ऑफ फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ एग्जांपल है आपके रियल वैल्यूड फंक्शन के जो हमारे थ्रू आउट द एक्सरसाइज यूज होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आप मान लो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच वैल्यू इज नेवर चेंज व्हेनेवर द इनपुट इज चेंज या व्हाटएवर द इनपुट इज चेंज, ठीक है। मतलब अगर आप इनपुट कुछ भी चेंज कर लो, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। नाम से तो ये क्लियर हो रहा है ना गुड़िया, हाँ। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एफ एक्स है जिसकी वैल्यू पार्टिकुलरली अगर मैंने ए मान लिया, एक कांस्टेंट है, क्या ये एक कांस्टेंट है, ये लिख देता हूं कांस्टेंट है। इसी चीज को अगर समझना है तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट चेंज कैसा नहीं होगा कि एफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस ए, अगर मैं ये लिख दूं फिर भी वो कांस्टेंट ही है।
अरे बात समझ में, 0 इंटू एक्स है ये, 0.x। तो सीधी सी बात है कि इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पे x हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के कारण x का कोई ज्यादा महत्व नहीं है ना। यानी कि आप चाहे इनपुट कुछ भी दे दो, आप चाहे जो है इनपुट एज ए एक्स कुछ भी दे दो, x की वैल्यू 0, -1, +1, -2, तो आपके पास जो y है, क्योंकि आपको पता है y क्या होता है, y इज अ फंक्शन, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स या फिर y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे जहां लिखना है। तो y क्या मिलेगा, y ऑलवेज वो कांस्टेंट ही फंक्शन रहेगा, मतलब 0, ये a है आपके पास, तो a प्लस यहाँ पे रख लो a, और ये 0 इंटू 0 0 ही मिलेगा, यानी a प्लस 0 a मिलेगा। यानी कुछ भी कर लो, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, केवल a मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसे बनाओगे आप इसका, यहाँ के पास x है और यहाँ के पास y है, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। a, सपोज कर लो कि ये इतनी हाइट पे है a, ये जो हाइट है वो है a, ठीक है। तो आपके पास 0 पे भी a मिलेगा, +1 पे भी a, -1 पे भी a, आप आगे बढ़ते चले जाओ, 1 2 3, कोई भी वैल्यू आप यूज करोगे, हर बार आपको क्या मिलेगा, एक a वैल्यू मिलेगी प्लस में, क्योंकि प्लस में a है तो प्लस में a मिलेगा, यानी ये आपके पास आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन किसके लिए, तो y इक्वल टू a के लिए, या फिर आप ऐसे बोलो कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू a के लिए, ठीक है, बात एक ही है। आई बात समझ में। अगर इसी कांस्टेंट फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे आपके पास, ये तो डायरेक्टली क्लियर है कि x इक्वल टू वाई जो है कितना है उसके लिए है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए कि अगर कहीं पे आपको x इक्वल टू a बोला गया हो और उसका ग्राफ बनाने के लिए बोला गया हो, तो क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, ग्राफ जस्ट चेंज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है उसके ऊपर लाइन क्रॉस करेगी। x इक्वल टू a है, यानी a डिस्टेंस पे लाइन क्रॉस करेगी, ये ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। ये किसके लिए है, x इक्वल टू a के लिए है। आई बात समझ में, ठीक है, ये एक्सेप्शन है एक तरह से। तो बात समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम है गुड़िया, संदीप? नहीं है भैया। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा, है ना, जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, वाई है। जनरली आइडेंटिटी फंक्शन को आप कह सकते हो, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि आई इज डिफाइंड आर टू आर, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। एक मिनट, नहीं इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है क्योंकि ये तो y के इक्वल होता ही है। तो आपको क्या मिलेगा, यानी जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप ग्राफ इसका बनाने के लिए टेबल बनाओगे, -1 देने पे -1 मिलेगा, +1 पे +1 मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, ठीक है। यानी इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है आपके पास, x y y डैश x डैश, 1 2 3 4, ये सारे माइनस के होंगे, क्या है आपके पास, 0 पे 0 है,
अगर 0 रखोगे तो 0 पे 0 मिलेगा, +1 पे +1, +1 पे +1, ये पॉइंट यहाँ मिलने वाला है, +2 पे +2, वैसे ही -1 पे -1, -2 पे -2 मिलेगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन फ्लो, वो जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो इसको, y = f(x) = x। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। दो चीजें और है जो आपको हर एक फंक्शन में ये चीजें ध्यान रखनी होगी। क्या? डोमेन और रेंज, उसको भी साथ साथ करते चलो। इसका डोमेन क्या होगा, आप डोमेन में इनपुट क्या दे सकते हो, तो डोमेन जो है आपके पास टोटल R है, मतलब R का मतलब आप इनपुट कुछ भी दे सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू जो है वो एज ए इनपुट आप दे सकते हो। हमारी बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? और रेंज भी क्या मिलेगा इसका, तो रेंज भी R ही मिलेगा, कोई भी आउटपुट आ सकता है, जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही आउटपुट आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका, है ना। तो डोमेन और हाँ रेंज भैया। भी हमें साथ साथ जो है पता करके चलना है। नेक्स्ट है आपके पास मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, तो जनरली अगर आप मॉडुलस फंक्शन की बात करते हो तो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होता है f(x) = mod of x, f(x) = mod of x, और mod of x को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको एक बार -x मिलेगा और एक बार +x मिलेगा। -x कब मिलेगा, जब x की वैल्यू <0 होगी। ठीक है, या फिर जब +x कब मिलेगा, जब x की वैल्यू जो है >0 या फिर =0 होगी। हमारी बात समझ में? ये आपका मॉडुलस फंक्शन होता है। अब इस मॉडुलस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट क्या क्या देंगे हम और आउटपुट क्या क्या मिलेगा, यानी दैट इज द डोमेन एंड रेंज क्या होगा इसका, डोमेन रेंज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन कहता है क्या है कि आप कोई भी इनपुट दो, आउटपुट क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ये उसी के बेस पे ब्रेक किया गया है। देख लो ऐसे कि अगर आपने 0 से कम की वैल्यू रखी, मतलब माइनस में रखा, तो माइनस में रखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी द प्लस, आउटपुट जो मिलेगा प्लस हो जाएगा। और अगर आप प्लस में रखते हो तो ये प्लस ही देगा, यानी हर बार आपको आउटपुट प्लस मिलेगा, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो। ठीक है, यानी डोमेन क्या है आपके पास, तो डोमेन आपके पास टोटल आर है, टोटल आर प्लस या माइनस। ठीक है, लेकिन जो रेंज है आपका वो केवल प्लस आर है, प्लस आर का मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज द एलिमेंट ऑफ r वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका रेंज है। ग्राफ बना लो इसका, ग्राफ में क्या हो जाएगा, अगर आपने 1 रखा है तो भी आपको 1 मिलेगा, 2 रखा है तो भी आपको 2 मिलेगा प्लस में, यानी ये वैल्यू जो है ऐसे मूव करते चली जाएगी। ठीक है, प्लस वाले पोर्शन के लिए। माइनस वाले पोर्शन के लिए क्या होगा, तो -1 रखेंगे फिर भी +1, -2 रखेंगे फिर भी +2, यानी कि जो हमने इसमें रखी थी वैल्यू उसकी वैल्यू भी या उसका आउटपुट भी क्या आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है, यानी कि दिस इज द वैल्यू या दिस इज द ग्राफ फॉर मॉड फंक्शन, यानी कि मॉड ऑफ x, y = मॉड ऑफ x के लिए ग्राफ है। कोई प्रॉब्लम है इसमें संदीप? नहीं भैया। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के ही कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है,
फॉर एनी रियल नंबर x, अगर कोई, क्योंकि हम पहले डिफाइन करना जरूरी है कि हमारे पास जो x है वो रियल नंबर है या क्या है ना। एक रेंज पता चलेगा, एक डोमेन पता चलेगा आपको कि इनपुट क्या देना है उसका। तो उसके लिए अगर आपके पास कहीं एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो आप जनरली कहते हो कि x होता है, बट एक्चुअली x नहीं होता, वो मॉड ऑफ x होता है। यानी आउटपुट जो होगा वो ऑलवेज प्लस में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हम x की वैल्यू रखेंगे वो हर समय क्या होना चाहिए, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका यूज कर लो, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा या फिर x। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ कॉस x। और इसी मॉड ऑफ कॉस x को जो हम चेंज करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास दो आउटपुट मिलेंगे, एक बार माइनस ऑफ कॉस x और एक बार प्लस कॉस x। अब माइनस कॉस x कब मिलेगा, तो जब cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी, और प्लस cos x कब मिलेगा, जब cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो cos x की वैल्यू जब नेगेटिव है वो कौन से सिनारियो में है, तो cos x की वैल्यू नेगेटिव जो होगी वो पाई से पाई/2 से बड़ी, जो x की वैल्यू है पाई/2 से बड़ी होगी, या फिर पाई से छोटी होगी। ठीक है। और वैसे ही हमारे पास ये इस, एक मिनट, मैंने ऊपर नीचे कर दिया इसको। नेगेटिव होगी कब, नेगेटिव तभी यही होती है ना 90 से लेकर 180 के बीच में, यानी 90 पाई/2 से बड़ी x बट लेस देन पाई। और यहाँ पे प्लस कब होता है आपके पास, 0 से 90 तक के लिए, है ना। तो 0 से बड़ा या बराबर बट लेस देन 90। ठीक है, प्लस भी हो, इक्वल भी हो सकता है उसके, तो आप इक्वल भी यूज कर लो, इसमें भी इक्वल होता है, इसमें भी यूज कर लो। ठीक है, 90, क्योंकि 90 तो आपने उसमें यूज कर लिया, इसमें यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसके लिए ये इसका जो है वो एग्जांपल हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी रिजल्ट्स हैं जो हमें यूज करने होंगे आगे चल के। ठीक है, तो इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, अगर a और b आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, देन अगर कहीं पे आपको मिले कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है, ये इंप्लाई करेगा, बोथ साइड इंप्लाई कह सकते हो आप इसे, कि बोथ साइड इंप्लाई करेगा कि मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना कि एक्स स्क्वायर का आउटपुट क्या आएगा, तो क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर है हमारे पास, तो बोथ साइड स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। प्रोसेस यही करते हैं ना। तो जब स्क्वायर रूट हम लगाएंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स लिख दिया, क्योंकि ये एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, केवल ए आएगा। तो दैट, और जो सिंबल है वो तो वही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज ए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर की बात की जा रही है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लगा देंगे, पढ़ा है ना आपने सॉल्व करते वक्त। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर रूट क्या आता है, तो इसका भी हमने पढ़ लिया कि मॉड ऑफ एक्स आता है, और इसका क्या है, ये तो ऑलरेडी प्लस है और ए है, तो हमें क्या मिलेगा, केवल ए मिलेगा। अरे बात समझ में, तो ये इस प्रोसीजर के थ्रू ये आएगा। हाँ जी, हाँ भी आ रहा है समझ में। ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ जो इसका रिजल्ट है अभी बाकी है वो, कि इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी। तो देखो,
मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, ए से छोटी या ए के बराबर है। तो यहाँ पे आप एग्जाम ग्राफ से ही इसको समझ लो, ज्यादा बेटर है कि ग्राफ में अगर आपने 0 पुटअप किया तो सही है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू अगर आपने 0 पुटअप किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए वैल्यू पुटअप किया तो कहता है ठीक है ए भी चलेगा। ए के बाद की वैल्यू को अगर आपने पुटअप किया तो कह रहा है नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ए से छोटी होनी चाहिए ना, तो ए से बड़ी तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी ऑलरेडी, है ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके पहले आ जाओ, तो ये हो गया माइनस ए। माइनस ए अगर आप पुटअप करोगे फिर ये प्लस ए आएगा, ए के इक्वल है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके इधर जाते हैं तो माइनस में आपके पास मान लो ए प्लस में कुछ मिलेगा ना, इधर जैसे हम आएंगे इधर की तरफ आपको होगा माइनस में, मतलब इधर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा माइनस का। अब 3.5 का अगर मैं मॉड निकालता हूँ तो 3.5 आएगा प्लस में, और वो इससे छोटा नहीं होगा, वो इसके बराबर भी नहीं होगा, वो इससे बड़ा होगा। यानी इधर की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, इधर की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। कहां से कहां तक की है, वो यहां से यहां तक की है। यानी माइनस ए से लेकर प्लस ए तक की वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल है। यानी इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या आ सकता है, माइनस ए से बड़ा होगा या बराबर होगा एक्स का वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस ए से बड़ी है उसके बराबर होगी, लेकिन प्लस ए से छोटी या उसके इक्वल होगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर ये कैसे, इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। हाँ भैया। ठीक है, तो ये आपके पास पहला रिजल्ट है, इसे मिटाओ। हाँ बेटा। उसी तरीके से जो है तुम्हारे पास दूसरा है कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, इस बार चेंज कर दिया गया। पहले हमारे पास क्या था, लेस देन था, अभी हमारे पास ग्रेटर देन है। उसका क्या होगा, तो देखो बाकी प्रोसीजर तो सेम है, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स मिलने वाला है और इसका स्क्वायर रूट हमें ए मिलने वाला है, सिंबल जैसा है वैसा ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो है वो चेंज होगा थोड़ा। देखो ग्राफ पे समझते हैं फटाफट। 0 के लिए तो एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या, नहीं है। इस बार इसने बोला था कि ए से बड़ा होना चाहिए, ए से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 0 एक्सेप्टेबल तो नहीं है क्या। अच्छा ए पे चेक करते हैं हम, तो ए तो एक्सेप्टेबल है, ए तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ए जैसे मैंने पुटअप करूंगा ए प्लस में है तो ए के इक्वल हो गया, वो सही है। अगर मैंने माइनस से पुटअप किया तो माइनस ए का भी मॉड प्लस ए होता है, वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी चलेगा, ये भी सही है। इसके बीच में वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि 0 नहीं आया, तो चेक भी कर सकते हो वैसे कि अगर ये 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 2.5 होगा। अब 2.5 इससे बड़ा तो नहीं है ना, हमें तो बड़ा चाहिए था, यानी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, जो इसके अंदर है वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़ के देखो 3.5 अगर मैंने ले लिया तो वो तो सही है, बड़ा है उससे। यहाँ पे माइनस में 3.5 ले लिया तो माइनस 3.5 का मॉड निकालेंगे तो प्लस 3.5, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाएगा 3 से, है ना, क्योंकि हमने 3 एज्यूम किया है कि ये 3 है। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका रिजल्ट आपसे ये मिल रहा है, यहाँ पे रिजल्ट देखो और समझो इसके बारे में कि क्या कहना चाहता है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। एक तो ये वाली और एक ये वाली, माइनस ए से और प्लस ए से। तो प्लस ए से बड़ा या छोटा, प्लस ए से बड़ा, बड़ा, और माइनस ए से छोटा या बड़ा, तो माइनस ए से छोटा, है ना, माइनस ए से छोटी वैल्यू, और x इज लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, बात समझ में आई। देखो इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट भी है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। ये इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका ग्राफ आप खुद से बनाओगे, जैसे अभी आपको मैंने ग्राफ बना के बता रहा हूं ना कि कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है।
तो उस चीज को समझने के लिए आपको खुद से ग्राफ बनाना पड़ेगा। खुद से ग्राफ बनाओ, ड्रॉ करो, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इसका आउटपुट जो है कैसे आ रहा है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, रटोगे तो बैठ के मतलब उसको याद करते रह जाओगे, याद नहीं होने वाला। लेकिन अगर वही एक बार आपने खुद से विजुअलाइज कर लिया, उसे ग्राफ बना लिया, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, इसका होता है मॉड ए, और ये ए है। ए की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू जो है ए से हर समय छोटी होनी चाहिए। अब ए से छोटी होने का मतलब क्या हुआ कि माइनस ए से जो एक्स की वैल्यू है वो बड़ी होगी, लेकिन छोटी होगी प्लस ए से। ठीक है। तो इनके आउटपुट कैसे आ रहे हैं वो आपको ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा। ड्रॉ करोगे तो ज्यादा बेटर तरह समझ में आएगा, या कोई एग्जांपल भी ले लोगे तो भी आपको क्लियरली हो जाएगा। +3 4 जो भी ले लिया आपने एक बार ए की वैल्यू, और उसे चेक करके देख लो कि तुम्हारा रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार घर पे ट्राई जरूर करोगे इसको। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें जो है आपको मॉड ऑफ एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आपका मॉड ऑफ एक्स होता है, और इसका हो जाएगा ग्रेटर देन ए। तो ग्रेटर देन ए होने पे आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको। ठीक है, जैसे आपको ग्रेटर देन ए आएगा आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन वाला है, इसको और इसको आप मैच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया था, माइनस ए तो हमने बोला था, माइनस ए लिखा नहीं था। माइनस ए से छोटा या माइनस से छोटा हुआ है तो आप इसको नोट कर लेना। माइनस ए से छोटा और प्लस ए से माइनस ए से बड़ा और प्लस ए से छोटा। नहीं 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 नहीं, क्या आया था आउटपुट हमारा, यहाँ पे लगेगा माइनस ए से छोटा और प्लस ए से बड़ा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, सेम थिंग है, बस यहाँ पे जो है ना इक्वल टू का सिंबल हटा दो। एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। ठीक है, ठीक है चलो भैया। फटाफट इसको नोट डाउन करो, आगे दो और है इसके पॉइंट्स वो लिखता हूँ। देखो इसके जो दो पॉइंट्स और भी हैं वो मैं इसी के साथ लिख देता हूँ ऊपर। ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो दो वैल्यू के बीच में है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ये तो आपने नोट कर ही लिया, तो इसको मिटाया तो मैं ग्राफ भी इसका एक बार समझ लो। इसका जो दूसरा पोर्शन है उसका ग्राफ तुम खुद बनाओगे। देखो क्या करोगे इसके लिए, पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो। इसे सिंप्लीफाई करोगे आप, ऑल साइड जो है स्क्वायर रूट लगा दो। ऑल साइड स्क्वायर रूट लगाने पे क्या मिलेगा आपको, क्योंकि ए और बी आपके पास कांस्टेंट है और वो भी प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ए मिलेगा और बी मिलेगा। लेकिन जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका मिलने वाला है मॉड ऑफ एक्स, है ना, लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, यही आपके पास था जो रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाली है ना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले एक एक करके। तो अभी आपने सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इसके लिए ग्राफ बनाओ। अगर हम जीरो की बात करते हैं और यहाँ पे ए की बात कर लेते हैं, ए प्लस में भी होगा और ए माइनस में भी होगा। ठीक है, माइनस ए और प्लस ए, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए से बड़ा है बी से छोटा है, यानी कि बी इज बिगर एंड ए इज स्मॉलर, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो पहले यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये x जो है
कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। तो 0 को अगर मैं चेक कर रहा हूं तो 0 a से बड़ा है या नहीं है, उसको कैसे चेक करोगे। जैसे मान लो यहाँ -2 ले लिया आपने, केवल 2, सॉरी, तो यहाँ -2 हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने 0 रखा तो मॉड ऑफ 0 क्या है, क्या ये जो है 2 से बड़ा है, तो हो गया नहीं, यानी कि 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। a तो a एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। और -a तो -a का भी मॉड +a होता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। उससे थोड़ा आगे और पीछे भी चेक करो, 2.5 अगर हमने ले लिया 2.5, तो मॉड ऑफ 2.5 ही मिलेगा, यानी कि 2.5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये सही है। यानी कि आप इधर वैल्यू ले सकते हो और इधर की वैल्यू तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो -2.5, उसका अगर हमने मॉड निकाला तो +2.5, वो आपको जो है 2 से बड़ा है, यानी वो सही है। यानी आपका जो आउटपुट आ रहा है वो इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, ये आपके आउटपुट्स है, ठीक है। ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है और ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं बी के लिए। तो बी का ग्राफ भी इसी के ऊपर बनाएंगे कैसे। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कि बी यानी कि एक्स एज मॉड ऑफ एक्स एज लेस देन और इक्वल टू बी। बी ए से बड़ा है, बी क्या है, ए से बड़ा है, तो थोड़ा आगे ले लो बी को। ये आपके पास बी हो गया तो माइनस में बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब माइनस बी को और प्लस बी को चेक करना है, तो जो कि इक्वल का सिंबल है तो ए और बी तो एक्सेप्टेबल होगा, यानी ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल तो होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर या इसके बाहर की। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे 2 लिया और ये 2.5 है, ये क्या है 2.5 है, तो 2.5 का मॉड 2.5 ही मिलेगा और 2.5 जो है 2 से छोटा है क्या, नहीं है, यानी इधर एक्सेप्टेबल नहीं है बी के लिए, है ना। वैसे ही इधर भी नहीं होगा फिर, यानी बी का 0 को चेक कर लो तो 0 इज एक्सेप्टेबल, है ना। यानी आपकी जो आउटपुट आ रही है बी के लिए वो आउटपुट यहां से यहां तक, मतलब ये वाली वैल्यू यहां से लेकर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, ये पूरी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है ए के लिए, यानी आपके पास जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, वो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। यानी कि जो x है आपके पास, इसका मतलब ये है कि जो x है एक पार्टिकुलर रेंज में ही वैल्यू को एक्सेप्ट कर पा रहा है। x इज द एलिमेंट, मतलब x इज द आउटपुट, जो x का जो आपके पास आने वाले हैं वो कहां से कहां तक आ रहा है, तो b से लेकर -a तक, -b से लेकर -a तक, और दोनों ही इंक्लूडिंग है। तो आप लिखोगे -b टू -a, बोथ आर इंक्लूडिंग, ठीक है। एंड ये वाली वैल्यू भी है, कहां से, तो +a से लेकर +b तक है, दोनों ही इंक्लूडिंग है। क्योंकि इन दोनों वैल्यू को मुझे यूनियन करना है तो यूनियन का सिंबल लगा दो। आई बात समझ में कि इसका आउटपुट कैसे आया। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट जो है यही है, बस उसमें क्या किया गया है, आपको जो ये इक्वालिटी है उसको हटा दिया गया है, केवल इन इक्वालिटी है उसके अंदर, यानी कि a स्क्वायर इज लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जाहिर सी बात है पहले तो आपके पास a मिलेगा, a इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन b, और जो इसका आउटपुट आने वाला है यानी जो x की वैल्यू है कहां से कहां तक है, तो जो x की वैल्यू है मैं इसको नीचे लिखता हूं, x इज द एलिमेंट ऑफ, अब यहाँ पे -b टू +a होगा, लेकिन इस बार इंक्लूडिंग नहीं होगा, इस बार क्या होगा, इंक्लूडिंग नहीं होगा, बस यही फर्क है आपके पास, ठीक है। नॉट इंक्लूडिंग और यूनियन हो जाएगा आपके पास a टू b, वो भी नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग का सिंबल नहीं है ना, जहां इक्वल आता है वही इंक्लूडिंग होता है। देखो तीसरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन की, if
x and y आर रियल नंबर, ठीक है। कुछ ऐसे ऑपरेशंस है जो आप कंटिन्यूसली करते मतलब करना पड़ेगा आपको आगे चल के, जैसे कि x प्लस वाई और इसका मॉड, ठीक है। मुझे x प्लस वाई का क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप मॉड ऑफ x निकालो प्लस मॉड ऑफ y निकालो, मतलब अलग अलग करके मॉड निकालो और उसको प्रोसेस करो। कंडीशन ये है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो y की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। एक तो कंडीशन ये है, या फिर x की वैल्यू लेस देन 0 या फिर y की वैल्यू लेस देन 0। मतलब दोनों कंडीशन देखो क्या कह रहा है, मतलब दोनों ही या तो पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। दोनों के ठीक है। लिए ही सेम कंडीशन है कि दोनों ही या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होने चाहिए। x माइनस वाई का अगर आपको मॉड निकालना है तो उसके लिए भी आपके पास वही है कि मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y, ठीक है। कंडीशन कि if x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। एंड जो x की वैल्यू है वो हर समय बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, यानी मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है मॉड ऑफ y से, मतलब x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू जो हर समय छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास कि x इज अगर लेस है, लेस देन 0 है, y भी वैसे ही है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ y, ये कंडीशंस होनी चाहिए इसके, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर आपके x प्लस माइनस वाई है, ये एक तरह से रिजल्ट है आपका कि अगर कहीं पे x प्लस माइनस वाई अगर उसका मॉड निकाला गया है और मैंने सिंगल सिंगल यानी कि x का मॉड प्लस y का मॉड निकाला है, तो ये वैल्यू जो है हर समय बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है आपके पास कि x प्लस माइनस वाई का जो मॉड है वो अगर बड़ा है, वो बड़ा होगा ऑलवेज, ठीक है ना। किसके, तो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y द होल मॉड, ठीक है। ये कुछ ऑलरेडी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इससे आइडिया लगेगा कि अगर ऐसे प्रोसेस में आया तो हमें किसको बड़ा या किसको छोटा बताना है उसके लिए। देखो नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको जनरली जो है बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो कि आपके पास ये जो है लिख दिया गया ब्रैकेट के अंदर x, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, मतलब अगर पूरे डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब यही होना चाहिए, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। इंटीजर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है आपके पास पता है ना, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपको प्लस माइनस, मान लो कि टू आपने इंफिनिटी ले लो, से प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0, जीरो तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन।
तो देखो ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा x के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लो 0.75 है और इसका मुझे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन चाहिए, मतलब ग्रेटर इंटीजर चाहिए, तो क्या मिलेगा, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द इंटीजर। ठीक है ना, ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 और -2। 0.75 कहां पे आएगा, अप्रोक्सीमेट यहां आएगा। ठीक है, 0.75। तो आपको क्या बोला गया यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, क्या बोला गया, लेस देन और इक्वल टू। तो जाहिर सी बात है इसके लिए इससे कम या इसके बराबर, तो इसके बराबर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद में इंटीजर नहीं है, यानी इससे कम, और इससे कम इससे ठीक पहले कौन सा इंटीजर है, तो 0 है, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैंने इसी चीज को 0.75 माइनस में रखा है, -0.75, तो क्या मिलेगा, सेम वैल्यू आपको यहां पे लाई करेगी माइनस में। अब ये जो वैल्यू है इसके लिए या तो इससे कम और या तो इसके इक्वल, तो इक्वल में ये नहीं हो सकता हमारे पास इंटीजर, लेकिन इससे कम हो सकता है। इससे कम क्या होगा, तो कम के लिए आपको ऑलवेज क्या जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा ऑलवेज। ये हर बार क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही शिफ्ट करेगा, यानी आपको क्या मिलेगा, -1। क्या मिलेगा यहाँ पे, -1। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाता हूं, इसीलिए इसको हम स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये आपके पास 0 है, फिर 1 2 3, सेम थिंग माइनस के लिए, -1 -2 -3। अब मैं अगर इनका ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालूं हर एक पॉइंट का, जैसे 1 से 0 से लेकर 1 तक के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, लेकिन 1 पे 1 नहीं मिलेगा। 1 पे क्या होगा, 1 नहीं मिलेगा, 1 पे ये ब्लैंक हो जाएगा, यानी 1 पे आपको क्या मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, है ना। 1 पे आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। वैसे ही 1 के बाद 1.2 1.3 1.4 1.5 1.9, जितना आप नजदीक चले जाओ 2 के, आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा केवल, है ना। हर बार क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो आप यहां से लेकर यहां तक के लिए 1 मिलेगा, लेकिन 2 पॉइंट्स पे क्या मिलेगा आपको, 2 नहीं, ये जो है 2 पॉइंट पे आते ही आपको 2 मिलेगा, तो इसलिए आपको ये पॉइंट यहां देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, नॉट इंक्लूडिंग हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जो है 2 से लेकर 3 तक के लिए, बट 3 जो है नॉट इंक्लूडिंग होगा, 3 पे 3 मिलेगा आपको। 3 से लेके 4 तक के लिए, बट 4 इज नॉट इंक्लूडिंग। सेम थिंग अगर माइनस में अगर हम देखते हैं तो 0 पॉइंट, मतलब 0 से लेके 1 जो है -1 तक आप कोई भी वैल्यू लोगे माइनस में, तो आपको हर बार क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, यानी ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मिलेगा आपको। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, -1 यहां पे लेते हो, तो -1 पे तो 2 नहीं है, लेकिन -1 के जस्ट बाद आपके पास 2 मिलेगा, यानी कि -1 को नॉट इंक्लूडिंग कर दो और 2 तक आपको 2 मिलने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये स्टेप फंक्शन बनते चला जाएगा हर बार। ये आपका -1 है, ये -2 हो जाएगा और ये आपका -3 हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम जो है स्टेप फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के लिए आपको ये सबसे पहले एज्यूम किया गया है कि n जो है हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, n एक आपका इंटीजर है ऑलरेडी, एंड x जो है आपके पास रियल नंबर है। ठीक है, बिटवीन
एन 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 प्लस वन। ठीक है, तभी ये जो भी कंडीशन है फॉलो होंगे। पहला कंडीशन आपके पास है फर्स्ट पार्ट, अगर मुझे किसी एन का इंटीजर निकालना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो एन ही आएगा, क्योंकि एन क्या है, ऑलरेडी एक इंटीजर है। अगर मुझे -1 का इंटीजर -1 का जो है ग्रेटर इंटीजर निकालना है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये -n और फिर +n का इंटीजर, काम वही होने वाला है, कोई सा फर्क नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट कि अगर हमारे पास कहीं पे x + k, इसका मुझे ग्रेटर इंटीजर निकालना है, तो x का इंटीजर निकाला जाएगा +k, और ये k क्या है, तो k कोई एक इंटीजर है, k इज एनी इंटीजर। ठीक है, थर्ड पार्ट, अगर हमारे पास -x की बात की जा रही है, x इज नॉट इंटीजर, ठीक है, x जो है इंटीजर नहीं है, उस केस में आपको क्या करना होगा, -x मतलब माइनस और फिर x का इंटीजर फिर -1। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको देखना है तो ऐसे देख लो, जैसे कि -2.5, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एज पर रूल आपको पता है कि -2.5 का ग्रेटर इंटीजर अगर निकाला जाए तो क्या होगा, वो -3 होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि -2.5 का ग्रेटर इंटीजर माइनस में रहेगा फिर -1। 2.5 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 2 होता है, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो -2 -1 इट बिकम -3। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हो। थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि माइनस का ग्रेटर इंटीजर निकालते समय आप थोड़ा माइंडसेट उस फ्लो में नहीं चल पाता है, इसलिए आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास x + -x, इनका जो है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालना है, x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस -x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो इनके पास दो सिनारियो है, एक बार -1 मिलेगा और एक बार हमें 0 मिलेगा। -1 कब मिलेगा, और इसको पहले चेक कर लो आप एक बार देखो, अगर ग्रेटर यहाँ पे x जो है, x बिलोंग टू इंटीजर और x नॉट बिलोंग टू इंटीजर, दो कंडीशन है हमारे पास होगा, या तो इंटीजर हो सकता है या तो इंटीजर नहीं हो सकता है, दोनों के लिए चेक करके देख लो। अगर x एक इंटीजर है तो प्लस वाले के लिए तो x ही मिलने वाला है, माइनस वाले के लिए क्या मिलेगा, x + 1 मिलेगा, माइनस वाले के लिए क्या मिलेगा, x + 1, लेकिन वो भी क्या मिलेगा, तो माइनस में मिलेगा। यहां से अगर देखो, इसको यहीं से आउटपुट ले लो, ठीक है, तो इसका इंटीजर और फिर -1, यहां से इसका आउटपुट ले लो, है ना। एक मिनट, इज द एलिमेंट ऑफ z, z तो एक इंटीजर होता है, एक मिनट, इंटीजर के केस में तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा ना, ये x को x ही मिलने वाला है और माइनस में x, इट बिकम 0, यानी 0 तब होगा जब x जो है एलिमेंट ऑफ z हो, x इज द एलिमेंट ऑफ z हो। लेकिन अगर नॉट एलिमेंट हो जाएगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगा जो इसके पहले हम कर रहे थे, क्या कि x का मॉड आपको ये इंटीजर निकालना है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालना है, और -x के लिए क्या होता है, -x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन -1, तो इसका तो हमारे पास x ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -x और ये -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, -1, यानी कि जब x इज नॉट एलिमेंट ऑफ z होगा तो हमें -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, टाइम बचेगा, फटाफट